बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाके हुए और फायरिंग भी हुई, जिसकी जद में आकर 28 तालिबान समेत 72 अफगान शहरी जो है वो जाम बहक हुए और इसकी जद में 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए। और दाइश खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है, जो मगरिब के साथ साथ तालिबान का भी दुश्मन है। और इस हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह कहा है कि जिन लोगों ने हमला किया है और जो अमरीका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो जान लें कि हम माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें शिकार करेंगे और वसूली करेंगे। और इस खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो है वो आबदीदा भी हुए। इस पे हम आज जो डिस्कशन करेंगे, जो सवाल होगा हमारा अपने पैनलिस्ट से, वो यही होगा कि काबुल धमाके क्या किसी नई जंग का पेश खैमा है। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ सैयद शोएबुद्दीन साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ फयाज वड़ाई साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए। सर, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरक़ी मीनवाल इंग्लैंड से। मशरक़ी साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमारी एक लाइन थी, हमारा एक सवाल था कि क्या अमेरिका दोबारा जो है वो हमला करने की सोच सकता है या अपने फौजें भेजने की बात कर सकता है, तो वो बात अब जो बाइडन ने कर दी है, तो क्या ये किसी नई जंग का पेश खैमा हो सकता है? मेरा बात ये है कि अमेरिका जब चाहेगा वो हमला करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसके लिए उसको ज़मीनी अफवाज की ज़रूरत नहीं। उसने तालिबान के साथ जितनी लड़ाई लड़ी वो सारी बम्बारमेंट थी। बिल्कुल। उसके अपने फ़ौजी तो किलों के अंदर महफूज थे। एक हसार, दूसरा हसार, बाहर अफ़गान फ़ौज और उसके बाद फिर अफ़गान फ़ौज, और उसके अंदर वो बैठते थे वहाँ पे। तो अब भी अगर उसने कुछ करना होगा तो वो कतर से उनके जहाज तैयारे उड़ेंगे, लॉन्ग रेंज हैं सारे, वो वहाँ पहुँचेंगे और बमबारी कर देंगे जहाँ पे उनको शक होगा। शक क्या होगा? उस दाइश को मारेंगे जो इन्होंने खुद बनाई है। बिल्कुल सही। हम ये भूल गए कि अलकायदा भी इन्हीं के ताउन से बनी थी, इन्हीं का हाथ था उसमें। उसामा बिन लादेन सऊदी अरब से मैं लेके आया था अफगानिस्तान में। इन्होंने, असल में होता ही है कि जब आप यहाँ, हमारे पाकिस्तान में भी होता है, पुलिस वाले किसी को बदमाश बनाते हैं और जब वो ताकतवर हो जाता है तो फिर उसको उड़ा देते हैं। सही। तो इन्होंने भी यही किया, लेकिन उसका जवाब इन्होंने अपने 9/11 के टावर्स को बनाया। बिल्कुल। जिसके जिसके बारे में अभी भी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वो अमेरिका ने खुद किया था। ये कहा जाता है कि अमेरिकन FBI को और CIA दोनों को इल्म था कि हमला होने वाला है। बिल्कुल सही। तो फिर कैसे नहीं ऊपर कन्वे हुआ पेंटागन तक, वहां से क्यों नहीं कहा बात चली? और ये कल होने वाले हमले में भी यही, कल के बारे में भी सुबह से लगे हुए थे, सारे टेलीविजन चैनल चला रहे थे, CNN भी, फॉक्स भी, सब कि हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। यार, अगर हमला होने वाला है तो फिर तुम्हारी नालायकी है। बिल्कुल। अमेरिका के 13 फौजी मारे गए जो वो तस्लीम कर रहे हैं, 15 जख्मी बता रहे हैं, 100 से ज्यादा कुल तादाद है। और फिर 2 हमले हुए, फिर शाम को जाके तीसरा लेट हुआ। बिल्कुल। तो इस पे जो ज्यादा शक है, जो फिर एक कहानी शुरू होगी कि क्या ये हमले अमेरिका खुद करवा रहा है जवाब बनाने के लिए, अफगानिस्तान के अंदर अपनी मुदाखलत का जवाब रखने के लिए, क्योंकि अब ये लॉन्ग रन में जवाब बन जाएगा उनके पास। बिल्कुल। कि जी दाइश तो मौजूद है। वो भाई, दाइश को सीरिया में कौन लेके गया था, अफगानिस्तान अपना इराक में कौन लेके आया था? ये दाइश तो आप ही की बनाई हुई है। और हम तो पहले ही, पाकिस्तान तो इसके खिलाफ पहले ही लड़ रहा है कि पहले ही कह रहा है कि खुदा का वास्ता है दाइश को यहाँ आने से रोको। बिल्कुल सही। तो अमेरिका ने जवाब घड़ा है, खुद घड़ा है। यानी ये किसी नई जंग का पेशखैमा हो सकता है। एक मुसलसल, मतलब उनके, अब उनको पास वहां पर बमबारी करने का कोई तो जवाब होना चाहिए था। वहां फौज तो निकाल रहे हैं। बिल्कुल। देखे ना, आज स्पेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, हॉलैंड ने, सब ने अपने इनखला बंद कर दिए। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, ये 1 लाख जिन लोगों को वहां से निकाला है, इसमें कितने फौजी थे?
ये तो सारे अफगानी निकाले हैं वहां से। सही। अब जिनके लिए इस्लामाबाद में और कराची में होटल और हॉस्टल्स खाली हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कल इसके लिए हो रहा है। वहां से पहुंच के तुर्की भी अब निकल रहे हैं, तुर्की जो कहते थे कि हम यहाँ एयरपोर्ट की हिफाजत करेंगे, बिल्कुल सही। उन्हें नजर आ गया कल क्या हो रहा है, वो भी भागे ना वहां से। अब जैसे शेर साहब जितनी जो इस वक्त सूरत हाल है, फिर आपको लगता है कि ये एक लंबी अरसे के लिए एक वहां पे जवाब पैदा किया गया है कि यहाँ दाइश मौजूद है, यहाँ पे बमबारी कर दो, यहाँ मौजूद है, यहाँ पता चला था इसलिए यहाँ पे की नई जंग यहाँ पर छिड़ सकती है। तालिबान क्या करेंगे इसमें, ये देखने की बात है, क्योंकि अभी तक देखिए अमेरिका ने तो इंडिया दे दिया ना, अमेरिका ने दाइश के खिलाफ इंडिया दिया है, बिल्कुल, तालिबान के खिलाफ नहीं। ठीक है, तालिबान के साथ उनकी सीटी मिली हुई है इस वक्त, सही हो गया, वो बिल्कुल इकट्ठे चल रहे हैं। तालिबान उस एयरपोर्ट का डिफेंस कर रहे हैं जहां अमेरिका में। लेकिन दाइश को भी बुनियाद बनाकर अगर करें तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ। नहीं तो करेंगे किस पे? बात ये है उस अफगानिस्तान की सरजमीन पे करेंगे ना हमला। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि अफगानिस्तान एक दफा फिर वो बेचारा बदकिस्मत मुल्क जो है वो तबाही के हालात से दुचार है। क्या कहेंगे फयाज साहब, कोई नई जंग छिड़ सकती है फिर से? सुमेरा, जिस तरह अफगानिस्तान की सूरत बदल रही है कुछ समझ नहीं आ रही। शोएब साहब की राय भी उल्टी सीधी बदलते जा रही है। एक्चुअली ये आपने जैसे इंट्रो दिया, आप भी शेर साहब माशाल्लाह बड़े सालम आदमी हैं, वो बेचारा रो रहा है बैठकर, 80 साल का बूढ़ा। आपने खुद अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। आपने इंट्रो में अपने में कहा कि वो आप दीदा हो गया, और इतला ये भी मिली है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म उनसे मुलाकात के लिए आए हुए, तुमसे भी वो नहीं मिले, मनसूख हो गई वो मुलाकात। इस उम्र में अब उनका ज़हन ही काम कर रहा है, और उस पर कितना प्रेशर हो गया होगा। हार पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है ऑलरेडी, और अमेरिका की जो इंसल्ट हो रही है, जो वहाँ के जितने इदारे हैं और जितने लोग हैं वो सारे इस बाबे के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नज़रियाती तौर पर बाबा ज़हनी तौर पर कितना मफलूज है। यकीनन ये जो धमाके हुए ना कल 3 काबुल में, यहाँ तो नुकसान हुआ है जो हुआ है, लेकिन सुमेरा असल में वाइट हाउस लर्ज कर रहा है क्या है। तो जो वाइट हाउस के अंदर बंदे बैठे थे ना, उनको ऐसे लगा है जैसे जान उनकी निकल गई। उनको जो जख्म आया वो बड़ी देर बाद भरे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त काबिल की जो सूरत हाल है, बहुत सारे कन्फ्यूज फैले हुए हैं। कभी आप देखती हैं कोई रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जी ये बरतानवी मीडिया ने दिया, कोई अमेरिकन मीडिया ने दिया है, इंडियन मीडिया में दिया है, दूर दूर से खबरें अफगानिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं। एक्चुअली सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही। तालिबान अभी आए हैं, हुकूमत साजी के अमल में हैं, और ये धमाके होते हैं। आप जानती हैं कि दाइश भी हैं और भी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेक होल्डर हैं। ये तो अभी पता चल रहा है कि इतने वहाँ पे गैर मुल्की मौजूद थे अफगानिस्तान में। जी। यानी हालात पहले भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। शोएब साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि लड़ाई का सिलसिला तो जारी था तालिबान से, चाहे उनकी कठपुतली हुकूमत थी, और इतने गैर मुल्की लोग वहाँ पे आ गए थे, और वो क्या कर रहे थे? क्या अफगानी है वो? नहीं, गैर मुल्की बहुत सारे मुल्कों के लोग आए हुए हैं ना, अफगानी तो गए ही हैं। अफगानी को तो है ये सोचे, हमारे ये खित्ते की एक अजीब सोच है कि देखें अब अफगानिस्तान में भी कि जहाँ भी ये अमेरिका के ख़िलाफ़ ही लड़ रहे हैं, और वही कोशिश कर रहे हैं कि उस मुल्क का वीज़ा मिल जाए ताकि हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए। ये तो हम इन लोगों की, इस खित्ते के लोगों की मेंटालिटी है, इस पर भी गौर करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान ने इस चीज़ को फील किया होगा, और उनको पता भी होगा, और वो निकाल भी लेंगे बंदे को कि बंदा कहाँ है और किसने धमाके किए हैं। मेरे ख्याल में कि तालिबान इस पोजीशन में है कि सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। और अमेरिका अगर कोई दाव लगा भी रहा है यहाँ दोबारा हमला करने का, या उनको टीज़ करने का, या अपनी दाग बैठाने का, तो अब वो नहीं चल सकता। एक तो वो यहाँ से चला गया है, ठीक है, और उसकी कोई यहाँ पे इंटेलिजेंस भी मदद नहीं कर रही। और फिर दाइश के जो चंद हज़ार बंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तालिबान भी तो वहाँ पे है ना, हज़ारों की तादाद में। अब उनके खिलाफ जंग लड़ना भी बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में वो जो बाबा जी बैठे हैं ना वहाँ पे वाइट हाउस में, वो अब इतनी जरूरत नहीं करेंगे। वो अब आंसू बहाएंगे और धमकियाँ भी देंगे और शोर शराबा भी करेंगे, लेकिन उनको पता है कि वहाँ के क्या हालात हैं और वो कितने कमज़ोर हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो कितने ताकतवर हैं, उनको पूरा अंदाज़ा हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो अब दोबारा कम अज़ कम हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, मशरकी साहब क्या कहेंगे? अफगान तालिबान जो है वो वहाँ पर हालात बड़े सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ के जो आवाम है उनका जो अपना उनका प्राइवेट असलहा है वो उनसे वापस ले रहे थे कि आपकी प्रोटेक्शन अब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर जो है वो धमाके हुए, इतना नुकसान भी हुआ है, क्या कोई नई जंग हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका।
देखें, मुझे तो ये पता है कि तालिबान के जो सिचुएशन है, हालात हैं जिस अंदाज के वो हैं तो बड़े क्रिटिकल, और जो जंग है वो तो एक तरह से चल ही रही है। लेकिन मैंने एक अपने आर्टिकल में भी लिखा बड़ा वाज़ेह तौर पर कि जहाँ तालिबान ने बड़े आराम से काबुल पे कब्ज़ा कर लिया है और पूरे अफ़गानिस्तान में काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल है, वहीं उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो चीज़ है आने वाले दिनों में वो यही है कि वो कैसे इसको मेंटेन करते हैं और वो इस कब्ज़े को अमन के साथ कैसे मेंटेन कर पाते हैं। और उसकी एक जब अमरीकी फ़ौजें चली भी जाएंगी तो काबुल में भी और सब जगह पर तालिबान को अंदरूनी तौर पर भी एक रेजिस्टेंस और मुखालफत का सामना रहेगा, और वो मुखालफत और रेजिस्टेंस जो है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होगी। और उस अंदर से रेजिस्टेंस से मेरी मुराद ये है कि उस रेजिस्टेंस में पाकिस्तान जहाँ पर कह रहा है बार बार कि जी हम टीटीपी के जो लोग रिहा हुए हैं उनसे हम भी परेशान हैं, वहीं जो इन्होंने जेलों से बहुत सारे लोग रिहा किए हैं उसमें दाइश और इसके जो हैं खुरासान जो तंजीम है इसके जो नए लोग हुए हैं रिहा, ये बड़े एंटी तालिबान हैं और ये किसी भी सूरत अमन नहीं चाहेंगे और ये उसी एजेंडे को पूरा करेंगे जो इंडिया और अफ़गानिस्तान की दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है, चाहते हुए ना चाहते हुए, नादानी में या जानबूझकर। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान के लिए इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ साथ वहाँ अमन बहाल रखना है। किस तरह वो अमन बहाल रखते हैं, किस तरह वो अमन रखते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उम्र पाकिस्तान में यानी कि उसका जो इक़्तिदार है उसकी उम्र 3 साल हो चुकी है, और कल हमने देखा कि क्या खोया क्या पाया, बल्कि पाया पाया कि ही हमने देखा कि रट लगाई हुई थी। और 3 साल जो कारकर्दगी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो अपने अल्फाज में बयान की। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि इनहेरिटेड चैलेंजेस थे जब वो आए हैं इक़्तिदार में, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, पावर्टी और फिर सेहत की जो नाकाफ़ी सहूलियात हैं उनका भी सामना था। लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने डेवलपमेंट का जो सफ़र है उसका आगाज़ किया, स्पेशली कोविड की इस सूरत हाल में जो इन्होंने स्मार्टली डील किया है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी सराहा गया है। फिर इकोनॉमी को बूस्ट करना, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवाब प्रोग्राम, और इसके अलावा कानून साजी में 54 लाज उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि इनेक्टेड हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। और जो हमारी लाइन है, जो हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल बेहतर कारकर्दगी के दावे दुरुस्त है? क्या कहेंगे शुएब साहब? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन किसी और दूसरे काम से आपकी कारकर्दगी जो है वो अंडरमाइन हो जाती है। उसको आप जितना मर्जी क्लेम कर लें, अगला नहीं मानता है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। एक, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और वो कंट्रोल करने में हुकूमत का ही हाथ कहलाएगा, क्योंकि इंतज़ामिया उन्हीं के मतहत। बिल्कुल ऐसा ही है। वही चीज़ें जो यहाँ पहले मिल रही थी वो क्यों इतना बुरे तरीके से आगे बढ़ गई। चलें, ये कुकिंग ऑयल मैं मान लेता हूँ कि डॉलर जो था वो 100 रुपये का था, वो 160 का हो गया, लिहाजा कुकिंग ऑयल खुद ब खुद 50 उसकी कीमत बढ़ जाती है। सही। इसी तरह जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में, ये दालें हमारे बाहर से आते हैं, उसके बारे में तो जवाब पेश किया जाता है। चीनी में क्या मसला है? एक तरफ हम ये क्लेम कर रहे हैं कि चीनी या गन्ना रिकॉर्ड फसल हुई है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है, और दूसरी तरफ हम लाखों टन बाहर से मंगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड फसल हमारे लिए पूरी क्यों नहीं हुई। आज से 12-13 साल पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसी तरह उन्होंने कीमत बढ़ाई थी, बिल्कुल सही, और उसके बाद फसल जो थी वो इतनी हो गई थी कि हमारे ज़रूरत के लिए पूरी थी। अब क्या वजह है कि हमारी क्या ज़रूरियात, क्या हमारी आबादी इस दौरान इतनी ज़्यादा बढ़ गई। उस ज़माने में तो स्मगलिंग भी होती थी, ईरान को भी और अफ़गानिस्तान को भी। अब हमने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे तार लगा दिए, ईरान के बॉर्डर पे दीवार भी बन गई है। अब क्या इशू है? अब वहाँ कहाँ जा रहा है? जब ईरान से तेल नहीं आ रहा, रोक लिया,
तो यहाँ से क्या चावल और ये चीज़ें जा रही हैं वहाँ पे? बिल्कुल सही। तो फिर जस्टिफिकेशन क्या है इन सब कुछ के महंगे होने की? इसका जवाब ना कल दिया गया ना पहले बताया गया। जो क्लेम किए गए हैं उसमें है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, आपके ये क्या कहते हैं ट्रैक्टर्स जी, इन चीज़ों का ज़्यादा ख़रीदारी हुई है, लिहाजा लोगों के पास दौलत आई तो ख़रीदा गया। ठीक है। मान लिया कि 13 लाख से 19 लाख पे चली गई मोटरसाइकिलें, 6 लाख लोगों ने ख़रीद ली। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एक माशरे में लोगों की अमारत की। लोग गुर्बत की लकीर से ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सफ़ेद पोश अब सफ़ेद पोश नहीं रहा। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हो गई है, अपर क्लास कुछ ज़्यादा ही अपर क्लास हो गई। बिल्कुल ऐसे, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और अमीर के दरमियान जितनी ज़्यादा बड़ी मिडिल क्लास होगी उतना माशरा अच्छा होता है, उतने माशरे में लोगों के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। जब गरीब और अमीर में फ़र्क बढ़ जाए और बीच में से मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए तो फिर वो मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता है। ठीक है। खान साहब इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। बिल्कुल, अभी उनका क्लेम है कि हम ये कर रहे हैं। अभी उनके Admit पास करते हैं वो 2 साल हैं। 2 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। 800 दिन 750 750 दिन बनते हैं, ये बड़े हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और कहा जाता है कि ये इलेक्शन ईयर्स होते हैं तो इसमें काम भी ज़्यादा ज़्यादा होता काम है। होता बिल्कुल है। ठीक है। अब ये देखना ये है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो क्लेम कर रहे हैं इनका जो दावा है कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, सही, तो वो सारा कुछ इनकी इस 2 साल की कारकर्दगी पे है। वो तो 2 साल मौजूदा कारकर्दगी पे नहीं है। मौजूदा कारकर्दगी जो मौजूदा दावे किए हैं कारकर्दगी प्राइम पे मिनिस्टर नहीं ने, है। जो दावे किए वो दुरुस्त नहीं है। दावे उन्होंने अपने मुताबिक किए हैं कि हमने ये कुछ तो किया जो है। काम उन्होंने किए वो आपके देखिए नज़र में उसमें दुरुस्त है? 2-3 चीज, एक चीज बहुत अच्छी हुई है। चले आप, मैं उस पर रह गया था, 3700 बिलियन था आपका ये टैक्स कलेक्शन, जी जी जी, वो 4800 हो गया। रेमिटेंसेस इंक्रीज हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रेमिटेंस इंक्रीज हुई है। आपका जो बैरून मुल्क खसारा था तिजारत का वो भी कम हुआ है। ये चीजें बेहतर हैं, लेकिन अगले 2 साल में ये बेहतरी कितनी बढ़ेगी और कितना ज्यादा रंग लाएगी। हमारा सवाल तो शेख साहब ये पिछले 3 सालों का, पिछले 3 साल में वो चीजें नहीं कर सके जिसका दावा करके आए थे। ठीक हो गया। क्या कहेंगे फयाज साहब? शुएब साहब तो आज कह रहे हैं कि जी दावे जो प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं वो दुरुस्त नहीं है। सुमारा, मैं सारी सूरत को एक और थोड़ी सी डिफरेंट नज़र से देखूंगा। जी जी, देखिए, जो मौजूदा हुकूमत ने इस्लाहत की है, यकीनन अच्छी इस्लाहत हैं। जैसे अभी उन्होंने गन्ने की बात की कि गन्ना के चीनी महंगी हुई है, तो उनका ये क्लेम है कि गन्ने के काश्तकार को फ़ायदा हुआ है, हमने उसकी कीमत बढ़ाई है। इसी तरह आटे की बात भी आप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने जो गंदम का काश्तकार था उसको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा दिया है और उसको उसकी कीमत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो हमारा नैब की कारकर्दगी है वो पिछले 18 साल से बेहतर रही है। उन्होंने ज़्यादा रिकवरी किया है, कैप्शन वालों ने ज़्यादा रिकवरी किया है, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो इंडस्ट्री बेहतर हुई है, इंडस्ट्री बेहतर हुई है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन उस बारे में मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में ऐसे होता रहता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं वो अपने बजट में या अपनी कारकर्दगी जब बयान करती हैं तो वो कहती है कि हमारी माली हालात बेहतर हुए, हमने काश्तकारों के लिए ये काम किया है, बिल्कुल सही, और हमने सेहत में ये काम किया, हमने जो तालीम के लिए ये काम किया। ये हर गवर्नमेंट 19-20 के फ़र्क से सारी गवर्नमेंट्स ये काम करती हैं। और मैं सब इस सोच से ज़रा हट के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो फ़र्क है, जो PTI की हुकूमत ने गेन किया और जो दूसरी हुकूमतों ने आज तक गेन नहीं किया पिछले 70 साल में, सुमेरा, वो फ़र्क इमरान खान का है, उसकी लीडरशिप का है, उसकी सोच का है। ये सारी बातें छोड़ दें कि हमने क्या खोया क्या पाया माली लिहाज से। एक्चुअली उसने एक सोच, कल जिस सोच की बात की है और जो हमेशा करते हैं, हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो हमें रास्ता दिखा रहा है। हारना नहीं, जीतना है, बिल्कुल काम करना है, मेहनत करनी है। वो जो हौसला दे रहा है कौम को। देखिए, मसाइल हमारी कौम के पास हैं, बिल्कुल, महंगाई भी है, दूसरी चीज़ में हम 70 साल से उनको सह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये पहला लीडर मिला है
जो ये फर्क कर रहा है जो कहते हैं घबराना नहीं है। मेरे पास हौसला है, हौसला देना चाहिए कौम को। बिल्कुल और इस वक्त हौसले की जरूरत है। इतने भी हमारे बुरे हालात नहीं नहीं है। है, कोच की आप दुकान पर जाएं तो रश देखें, कोच खरीदने वालों को क्या हाल है, गाड़ियाँ खरीदने वाले देखें, पैसा बहुत है लोगों के कौन पास, दे रहे हैं बहुत पैसा है। सिर्फ ये है कि इनको हौसला चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अगला इलेक्शन होगा ना, कुछ लोगों के पास बिलावल होगा, कुछ के पास मरियम होगी, कुछ के पास मौलाना फजल रहमान होंगे, और किसी के पास वो जो गालिब के शेर और दूसरे शेर पढ़ते हैं, हबीब जालिब के शेर पढ़ते हैं, या शहबाज शरीफ साहब, शेख साहब के फेवरेट वो होंगे। लेकिन पीटीआई के पास कप्तान होगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस 3 साल कारकर्दगी में देखें तो पीटीआई को एक हौसले वाला लीडर मिला है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की कारकर्दगी है। लेकिन सही चीज़ें बहुत सारी छोटी वो हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये एज है, ये सही दावा है कि एक लीडर उस पार्टी को ऐसा मिला है कि उनको सही पोजीशन पे और सही समत में लेकर जा सकता है। ठीक होगा, बिल्कुल सही। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि शेख साहब अक्सर जो है वो हुकूमत की तारीफ करते हैं जो कुछ पॉइंट्स को लेकर, लेकिन आज उन्होंने ना कर दी और फयाज साहब कह रहे हैं कि हाँ बेहतर कारकर्दगी हो सकती है। आप क्या कहते हैं? जी, पीटीआई की कारकर्दगी के हवाले से 3 साल हुकूमत में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। बिल्कुल, बहुत सारी जहाँ पे पीटीआई की कामयाबियाँ हैं वहीं बहुत सारे गलतियाँ भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बात हो सकती है। और ये बात नज़र आती है कि पीटीआई ने बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो उस तरह तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। और 3 सालों में जो सबसे बड़ी जो पीटीआई की हुकूमत की नाकामी मैं गिनता हूँ वो नैब की कमज़ोरियाँ हैं, एहतसाब के अमल का ना होना है। एहतसाब के अमल के ना होने की वजह से जो नज़र आने वाला एहतसाब है, आवाम बड़े मायूस हुए कि जी वो लोग जिनके बारे में कहा गया था कि इनसे पैसे निकलवाए जाएंगे उनको तो बाहर भेज दिया गया। वो लोग जिनसे कहा गया था कि इनको जनाब कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा वही आज हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जो महंगाई की सूरत हाल है उसके ऊपर काबू ना पाना और उसके अंदर इस तरह की नाकामी जो है, महंगाई से ना निपट सकना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर इस हुकूमत की कोई सबसे बड़ी नाकामी है तो वो यही है कि महंगाई और एहतसाब दोनों के ऊपर आवाम बड़े मायूस हैं। साथ साथ इस हुकूमत की कामयाबियाँ भी हैं बहुत सारी। सबसे बड़ी कामयाबी है फॉरेन अफेयर्स पे, खारजा महाज पे। पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया में मनवा लिया है इन 3 सालों में। वज़ीर आज़म इमरान खान एक आलमी सतह के लीडर बन के उभर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुनफरिद मुकाम हासिल करने जा रहा है आलमी सतह पर, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा हो, तुर्की और इसराइल या तुर्की और सऊदी अरब का झगड़ा हो। हर जगह पाकिस्तान का किरदार डिसाइसिव रहा, फैसला कौन रहा, चाहे वो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर होने वाली बमबारी हो या कोई भी मसला हो, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो फैसला कौन रहा है। तो इस हवाले से खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन हुकूमतों में से है। एक और जो इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है वो ये कि अपोजिशन को इन्होंने बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का और मौजूदा गवर्नमेंट का एक पेज पर होना है। दोनों के एक पेज पर होने से जो सबसे अहम बात नज़र आई वो यही कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार एक चीज़ नज़र आई है कि हुकूमत जो है वो अंदरूनी खलफशार का शिकार नहीं हो रही, बल्कि हुकूमत जो है वो नाकामी अगर उसकी है तो उसकी वो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। इस चीज़ की नाकामी नहीं है कि वो हुकूमत से जो है वो मामला संभाले नहीं जाएंगे या फ़ौज और हुकूमत आमने सामने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगर अब मैं कारकर्दगी में नंबर देना चाहूँ तो 60 से 70 नंबर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, क्योंकि अवाम के बुनियादी मसाइल हल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है हामिद खान साहब, बिल्कुल सही। अगला पॉइंट भी इससे रेलेवेंट ही है नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की और जितने भी पंजाब में मंसूबे शुरू हुए हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि इंसाफ सेहत कार्ड है, फिर एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीली लेकर आए हैं, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात उन्होंने दी हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम गैप देखते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस जो हमारे सीएम पंजाब
शहबाज शरीफ साहब से तो हम देखते थे कि कभी बारिश होती थी तो वो लॉन्ग बूट पहनकर हमें नजर आते थे, सड़कों के ऊपर हैट पहनकर हमें वो नजर आते थे, जहां भी कोई इशू होता था वो चले जाते थे। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसको मदद की वो तलब कर रहा है तो उसके घर पहुंच जाते थे। इस तरह की चीजें हमें उस्मान खान बुज़दार साहब के मामले में नजर नहीं आती हैं। तो अगर उनकी कारकर्दगी की अगर हम बात करते हैं तो तशहीर ना होने की वजह से नजर नहीं आ रही है, क्या कहेंगे शोएब साहब? यही रीजन है कि उनकी कारकर्दगी हमें देखने को नहीं मिल रही? साकिब निसार साहब को दुआएं दें, उन्होंने एक पाबंदी लगा दी थी कि सरकारी जो कारकर्दगी है उस पे तस्वीर नहीं होगी किसी हुकूमत के रहनुमा की, वजीर आज़म की, वजीर आला। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून वालों ने वो अपनी तशहीर खुद बंद की थी। ये उनके दौर में शुरू हुआ था काम, लेकिन अपनी जितनी तशहीर करनी थी वो कर गए थे। 52 लाख रुपए एक बिल पे करना पड़ा था अपनी तशहीर का। अब सूरत हाल ये है कि कोई भी हुकूमत तशहीर अपनी उस तरीके से नहीं कर पा रही। अपनी तस्वीर बड़ी अच्छी लगती है सबको, तो भाई जो कर रहे हो उसकी तशहीर करने में कोई बुराई नहीं है, उसके पैसे दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपकी तस्वीर नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये काम किया है। आप अगर एक बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करते हैं तो उसका तो इश्तहार दिया जा सकता है, ये गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इतने अरसे में कर दिया। क्लेम बहुत ज़्यादा है पंजाब हुकूमत के कि हमने इतनी 21 यूनिवर्सिटियां, शायद वो बता रहे थे, जी बिल्कुल, इतने अस्पताल बना रहे हैं, लाहौर में मदर एंड चाइल्ड बना रहे हैं, बच्चों का बना रहे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं, इमरजेंसी टावर बना रहे हैं। हमने पता नहीं 146 समथिंग वो कह रहे थे कॉलेजेस नए ऐड किए हैं, स्कूल अपग्रेड किए हैं। असल में ये वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। एक चीज़ याद रखिए आप, नजर आता है ऑरेंज ट्रेन बन गई है, सड़कें नजर आती हैं, नजर आता है कि मेट्रो चल गई है, मुल्तान में भी चल गई है, इस्लामाबाद पिंडी में भी चल गई है। इसी हिसाब से तो नून लीग वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने ऐसे मंसूबे लगाए जिसमें वो नजर आते थे। वो मंसूबे थे जो बाद में भी नजर आते थे। परवेज इलाही साहब के दौर में लाहौर में मंसूबे शुरू हुए अस्पतालों के। बिल्कुल, मेयो अस्पताल का सर्जिकल टावर, जिना अस्पताल का बर्न वार्ड, बर्न पूरा वो यूनिट है, सर्विस अस्पताल, यहाँ पे भी काम शुरू हुआ, गंगाराम में। बिल्कुल, लेकिन मुल्तान में भी हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उनके 9 साल में वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए हो सके, और जो हुए तो उनके नाम वो जाते जाते आखिरी टाइम पे हुए। और मेयो अस्पताल में जो परवेज इलाही की तख्ती लगी थी वो उखाड़ दी गई। ऐसे ही मुल्तान में हुआ, ऐसे ही नाम चेंज कर दिया गया वहां पर भी। आज वो चीख रहे हैं कि हमारी तख्तियों पे इमरान खान साहब लगा रहे हैं। भाई ये मंसूबे लॉन्ग रन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 1-2 साल में मुकम्मल नहीं होते। शुरू कोई और करता है, वो जो कहते हैं ना दरख्त कोई और लगाता है, फल बच्चे आने वाले। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ही देख लें आप, हालांकि ये नाकिदीन थे लेकिन फिर भी इफ्तिताह कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट का था। एग्जैक्टली 300 अरब से ज्यादा लगा है। इतने में मोहम्मद डैम बन जाता है। सही है, 1000 मेगावाट बत्ती मिल जाती है वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी भी मिल जाता है इजाफी फसलों के लिए। ठीक है, तो सर तशहीर ना होने की वजह, कारकर्दगी है वैसे उनकी, तशहीर ना होने की वजह से नजर नहीं आ रही। उनका क्लेम है कि हमारी कारकर्दगी है। नहीं, आप क्या कहते हैं? हमें नहीं उस तरह नजर आ रही। हम लाहौरिये हैं, तशहीर ना होने की वजह से नजर नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ ना कि तशहीर ज्यादा थी। अच्छा, तशहीर बहुत ज्यादा थी, अब तशहीर नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं, जो चीजें हैं, इनको कम से कम कोई व्हाइट पेपर ही छाप दें। यानी नहीं, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, कारकर्दगी है, तशहीर ना होने की वजह से नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर है, अच्छा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तशहीर नहीं, इनका क्लेम है, क्योंकि इस वक्त जितना ये पैसा लगा रहे हैं उसमें ज्यादा जुनूबी पंजाब की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमारा वहाँ एक्सेस नहीं है। सही है, बिल्कुल सही। कारकर्दगी वहाँ पर हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रही तशहीर की वजह से। बिल्कुल, और कि कुछ लोग वहाँ पे जो वहाँ रहते हैं वो कहते हैं यहाँ भी नहीं हो रही। तो ये वो तो जब पाया तकमील तक पहुंचेंगे सारे मंसूबे, जी, वो मंसूबे जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तब तक। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? सुमेरा, आपने पूरी कोशिश किया कि शोएब साहब को दोबारा पीछे लाएं और पीटीआई की तारीफ करें, क्योंकि वो पहले सवाल में आज भी आ रहे हैं वो लाइन पे, वो लाइन पे नहीं आ रहे थे, वो उनको समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे नहीं। लेकिन अब वो अगर मगर में फिर भी जान छुड़ा के ये उनकी कामयाबी है।
ये हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट इसीलिए रखा है सर। ये परसों शाम को जब आए यहाँ पे जी। प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तकरीर की, तो देखिए एक बात तो मान लें आप, कोई बंदा ये बात माने या ना माने कि उस्मान बुज़दार कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक शख्स बात मानता है, एक शख्स को यकीन है कि उस्मान बुज़दार बहुत कुछ कर रहा है, इमरान खान, और वो मेरा और आपका और शेख साहब का फेवरेट खान साहब कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अब खान साहब किस रूहानी आंख से देख रहे हैं, किस मोहब्बत की आंख से देख रहे हैं। आप जानती हैं जिससे मोहब्बत हो, जिससे नहीं, पहले वाली बात आपकी ठीक है, वो रूहानी आंख से जिसके साथ रूहानी रिश्ता हो तो उसकी कई बातें बंदा इग्नोर कर देता है। मैं समझता हूँ खान साहब बड़े हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं बाज़ मामलात में। पता नहीं उनको अंदर से क्या बात किस आंख से नज़र आ रही है कि उस्मान बुज़दार वाकई बहुत कुछ कर रहे हो। जब वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ये तशहीर नहीं करते, ये बोले बाले सीधे से आते हैं, डोल बजाना नहीं आता है इनको। तो उस्मान बुज़दार साहब ने साथ वाले बंदे से पूछा, वाकई मैंने इतने काम किए हैं जिसका खान साहब जिक्र कर रहे हैं। अब तक तो ढोल सीख लेना चाहिए था। यानी कि बुज़दार साहब वो खुद भी वो काम करने में इतने बिजी है ना, उनको ढोल बजाने का सीखने का टाइम नहीं मिलता। लिबर्टी चौक में जाके सीख सकते हैं। आपने बुज़दार साहब का चेहरा देखा है, उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने वाकई इतने काम किए हैं जो खान साहब इतनी तारीफ कर रहे हैं। ये खाली मोहब्बत है, सराइकी में कह रहे होंगे उनको ना, ये वाकई कीते हम इतने कम में। हाँ कि मैंने क्या किया, तो साथ वाले से पूछ रहे थे। एक्चुअली बात यह है कि काम अभी आपने शेख साहब था, मुखालफत भी करते हैं ना, थोड़ी सी नून लीग से पुरानी दोस्ती है। काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए बड़ा विजन होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह का लीडर ऊपर बैठा है उसी तरह का लीडर सूबे में, सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है, ऐसे नहीं काम हो जाते। हमारा सोचना पड़ता है, सोचने से पहले सोचना पड़ता है, विजन होता है, प्लान करना लीडर प्लान करता है, दोस्तों से डिस्कस करता है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें, किसी भी जो पॉलिटिकल बंदा है पीटीआई का, उसके करीब से पूछ लें कि बुज़दार की क्या कैपेसिटी है, कितनी काबिलियत है, तो वो आपको एक ऐसी मुस्कुराहट देगा, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो विजन की कमी है, वो चीज़ नहीं है। तशहीर की भी कमी नहीं है। माशाल्लाह आप अखबारात देख लें, उनकी जो तस्वीर है वो छप रही है। अब आप मार रोड पे भी चले जाएं तो आपको कई ऐसे इश्तिहार नजर आएंगे जिनमें बुज़दार साहब की शक्ल नजर आ रही है, तशहीर भी वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उतनी नहीं कर रहे ना जितनी गाँव के रहने वाले हैं, थोड़ा सा ढोल भी बजा लेते हैं, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है। करने के लिए बंदे को प्लान करना पड़ता है और हिम्मत करनी पड़ती है। आप अपना पंजाब का भी पुलिस का सिस्टम देख लें, क्या किया पुलिस ने। अभी जो वाक़या हुआ वहाँ 4 घंटे बाद पुलिस पहुँची। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा ये देख लें, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, हमारे स्कूलों की हालत देख लें, हमारे रोड्स की हालत देख लें। अब यकीन माने कि कराची से लोग लाहौर आते थे तो वो कहते थे यार खुशकिस्मत था लाहौर वाले, कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। अब कराची से लोग आते हैं, वो कहते हैं यार इसका भी हाल कराची जैसा ही हो गया, काम नहीं हुआ, इसको मानना चाहिए। और खान साहब को अगर किसी जगह नज़र आ रहा है तो पता नहीं कैसे नज़र आ रहा है, उनको भी गौर करना चाहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन में अगर कोई फ़र्क पड़ेगा, जो मैंने पहले सवाल में कहा कि खान साहब की एक एज है, तो अगर कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा तो ये बुज़दार साहब को जेल में रखें, ये भी उस पर असर डालेगा। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब जिस तरह का बड़ा सूबा है उतने काम नहीं हो रहे, और ये काम जब सुमेरा बंदा काम करता है ना, जैसे अभी शोएब साहब ने कई चीज़ों का जिक्र कर दिया, काम अपने ये किसी भी मीटिंग, किसी भी बैठते हैं ना ये गुफ्तगू में, तो चोई प्रवेलाई का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि उनके काम ऐसे ना, काम नजर आ रहे होते हैं। आप उनसे लाख इख्तलाफ करें, कहीं ना कहीं काम नजर आता है। तो तशहीर की या डोल की ज़रूरत नहीं है। अगर बुज़दार साहब अच्छे काम करेंगे तो ना सिर्फ लोग अभी याद करेंगे, बल्कि अच्छा काम तो अमीर मोहम्मद के दौर का भी हो तो शेख साहब एग्री करेंगे, वो भी लोग याद करेंगे। लेकिन और ही ट्रेन ना बनाए। अब एक बन गई और कितने तो मैं समझता हूँ कि उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका तशहीर का इसमें कोई मामला नहीं, उन्होंने वो तशहीर जरूर करें लेकिन साथ कुछ करें भी, काम भी करें। ठीक है, मशरकी साहब इत्तेफाक करते हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से तो बहुत सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है, इमरान खान या बहसीत वज़ीर आज़म उनका काम नहीं है कि उनकी कारकर्दगी आवाम को बताएं। सूबाई हुकूमत का अपना काम है कि वो अपनी कारकर्दगी जो है वो ख़ुद आवाम के सामने लाए। आज से कोई 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम में मैंने कहा बड़े वाज़ेह तौर पर कि मैंने कहा जी कि इस हुकूमत के पास, पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हर 3 महीने के बाद हुकूमत के किए गए इक़दामात, अच्छे इक़दामात, चाहे वो किसानों के हवाले से हों, चाहे वो छोटे ताजरों के हवाले से हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हों, महंगाई में रिलीफ़ देने के हवाले से हों,
या कोई सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के हवाले से हों, आवाम को बताने वाला कोई नहीं है, आवाम को फीडबैक देने वाला कोई नहीं है, बल्कि आवाम जो हैं वो पिछली हुकूमत के गुण गा रहे होते हैं सड़कें बनाने में और दूसरे मामलात में, और इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं कि शायद बुज़दार हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही या कुछ भी नहीं कर पा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकामी है बुज़दार साहब की, कि अपने कामों की कारकर्दगी की एक रिपोर्ट बनाकर आवाम के आगे नहीं रखी जा रही, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है, आसान काम है। इनको चाहिए कोशिश करें कि आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी खुद लेकर आएँ, और लाजमी बात है जब कारकर्दगी लाएंगे तो तनकीद का निशाना भी बनेंगे, उस तनकीद को भी सहें और उस तनकीद के नतीजे में अपनी गलतियों की इस्लाह करें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। यही तरीका है बुज़दार हुकूमत के लिए अपने आप को पंजाब के अंदर ज़्यादा मकबूल और एक्सेप्टेबल बनाने का। इससे इनकार नहीं कि हुकूमत के बहुत सारे पंजाब हुकूमत के इक़दाम हैं जो सिर्फ़ तशहीर ना होने की वजह से आवाम की नज़रों में नहीं आ रहे। ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया, लेकिन इसको क्लोज करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के जो आवाम है उनकी जो जहनीत है वो डेवलप हो चुकी है पिछले 30-35 साल से, कि जो काम हो रहा है वो एटलीस्ट नज़र आए। बल्कि पिछली हुकूमतों की तो ये प्रैक्टिस भी रही है कि बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो नहीं भी हो रहे होते थे, वो भी उसकी तशहीर भी हमें नज़र आती थी। तो इस हुकूमत को भी थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर उनके ऊपर कदगन है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपनी प्रमोशन नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया है, आजकल हर किसी के हाथ में गैजेट है, आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रमोशन कर सकते हैं एटलीस्ट उन कामों की जो आप कर रहे हैं, ताकि आवाम जो है उनके अंदर एक तसल्ली का एलिमेंट रहे, एक हौसले का एलिमेंट रहे, वो घबराए नहीं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरफ तवज्जो कर लें कि जितने भी डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है, कम से कम आवाम उससे जो है बाखबर रहे, आवाम को पता चल सके। बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, सैयद शोहबुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फयाज बड़ाई साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान मशरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे डिस्कशन की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।